मैं कहूँ आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बैठ। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं? ठीक सर। काफ़ी समय लगवा दिया आपको। बाहर बैठे बैठे क्या कर रहे थे? सर फ्रेंड है, उसके साथ बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, क्या टॉपिक्स पर बात हो रही थी? सर इंटरव्यू को लेके ही 2-3 कैंडिडेट्स हैं तो उनके एक्सपीरियंस भी पूछ रहे थे, और कुछ लोग कैंडिडेट्स जॉब में हैं तो उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछ रहे थे। अच्छा चलो ठीक है। आप भी अपने बारे में कुछ बताओ कि 10th क्लास आपने कहाँ से की है? सर आबू रोड से करिए। आबू रोड से हुई? जी। ठीक है। कौन सा स्कूल था? सर HG इंटरनेशनल स्कूल। HG इंटरनेशनल स्कूल। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सर होडाल सिंह गिरिराज सिंह इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, कौन है ये? सर ये होडाल सिंह गिरिराज सिंह एक इंस्टीट्यूशन है मतलब जो हमारे वहाँ के ओनर हैं, उन्होंने उनके फोर फादर्स के नाम पे ये इंस्टीट्यूशन रखा है। ठीक है। और 12th क्लास कहाँ से की है? सर सेम स्कूल, HG इंटरनेशनल स्कूल से की है। क्या सब्जेक्ट्स रहे थे 12th में आपके? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है? पार्डन सर? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? यस सर। ओके। और ग्रेजुएशन फिर आपकी? सर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से मैंने बीटेक करी है। बीटेक करी है, ठीक है। ये एक साल ड्रॉप किया था क्या आपने? यस सर। ओके। IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए? यस सर। कहाँ से तैयारी करी? कोटा से सर। कोटा से आपने तैयारी करी, ठीक है। फिर ये RPET के थ्रू आपका एडमिशन? यस सर, RPET के थ्रू। कितने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं राजस्थान में? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं अभी पता है, लेकिन मैं 1-2 इंस्टीट्यूशन से उनके नाम लेना चाहूँगा सर। हाँ बताइए। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, MBM कॉलेज जोधपुर एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा। उदयपुर में भी है क्या? सर राइट नाउ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जी सर, ये आपकी ब्रांच है? जी सर। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया? सर ग्रेजुएशन के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था, वहाँ पर मैंने 1 साल जॉब करी थी। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी और फिर मैं SSC CGL के थ्रू सिलेक्ट हो गए। अभी करंटली मैं GST विभाग में, सेंट्रल GST विभाग में इंस्पेक्टर हूँ सर। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? नासिक सर, महाराष्ट्र। नासिक में है, ठीक है। सेंट्रल GST में? जी सर। तो ये वाली फील्ड आपको अच्छी नहीं लगी आपकी इंजीनियरिंग की, ये चेंज किया आपने? सर चेंज फील्ड तो अच्छी थी सर, पढ़ाई भी अच्छे से हुई सर, लेकिन एक रीज़न ये था कि मैंने जो प्लेसमेंट हुआ था मेरा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के लिए हुआ था, लेकिन वहाँ एक्चुअली हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ज़्यादा मौका नहीं मिला। और बाद में सर करियर SSC CGL का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम भी दिया था तो वहाँ सिलेक्शन भी हो गया था सर, तो फिर मैंने वो फील्ड परस्यू कर ली सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप बता सकते हैं कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं? सर जो मेरा रिक्रूटमेंट सीमेंट प्लांट में हुआ था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो मेथोडोलॉजी तो सर मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोगों का जो मेन काम था वहाँ पर वो ये था कि सीमेंट का जो प्रोडक्शन है जो क्लिंकर के थ्रू होता है, तो क्लिंकर को किस प्रकार ऐसा बनाया जाए कि जो सीमेंट का प्रोडक्शन है, जो सीमेंट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहे सर। सीमेंट की क्वालिटी अगर हम देखें तो किस किस चीज़ पर निर्भर करेगी कि ये अच्छा सीमेंट है? यस सर। सर सीमेंट की क्वालिटी एक बाइंडिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और दूसरा सर सेटलिंग टाइम जो सीमेंट का होता है उस पर डिपेंड करती है। सेटलिंग टाइम कम होना चाहिए या ज़्यादा? सर सेटलिंग टाइम कम होना चाहिए सर सीमेंट का। कितना होता है एक अच्छे सीमेंट का सेटलिंग टाइम? सर मैं गैस लेना चाहूँगा सर इसके लिए, आई थिंक 10 to 12 आवर्स सेटलिंग टाइम होना चाहिए सर। एक होता है पोर्टलैंड सीमेंट। यस सर। और एक जनरल सीमेंट भी होता है, सुना है आपने? मतलब इस तरह का डिस्टिंग्विशन? सर नाम सुना है लेकिन डिस्टिंग्विशन मुझे नहीं पता है सर। चलो कोई बात नहीं, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो कंट्रोल से रिलेटेड पूछें आपसे, क्या तैयार करके आए इंटरव्यू के लिए? सर इंजीनियरिंग का भी मैंने तैयार किया है और अपनी फील्ड्स अभी जो मैं जिस विभाग में हूँ उसको भी तैयार किया है सर, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। चलो कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा पूछ लेते हैं। एक साइबरनेटिक्स टर्म है जो काफ़ी पॉपुलर चल रही है, आपके कंट्रोल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? ओके सर। सुना है? नो सर। नहीं सुना। पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। एक एक एग्जांपल दोनों का दे दें। सॉरी सर। प्रशासन में कंट्रोल सिस्टम को कैसे रिलेट करेंगे? सर प्रशासन में कंट्रोल सिस्टम से रिलेशन ऐसा है कि कंट्रोल सिस्टम में पहले इनपुट आता है, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट रहता है, और आउटपुट
के साथ में ही फीडबैक आता रहता है सर, और वो फीडबैक के थ्रू ही वापस से इनपुट भी कंट्रोल होता रहता है। प्रशासन में कैसे करेंगे? सर प्रशासन में जो भी ऊपर से मतलब जो भी हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर्स रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को विद इन रूल्स एंड जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करके ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना होता है, और जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उनके थ्रू उसका प्रॉपर फीडबैक पता करके और एज अ चैनल जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनको उस इम्प्लीमेंटेशन का और उसके जो आउटपुट्स हैं उसका फीडबैक देना, जिससे जो इनपुट है वो वापस थोड़ा और रिफाइंड हो जाए सर। तो केवल सबऑर्डिनेट का फीडबैक ही आएगा या लोगों का फीडबैक भी आएगा? सर लोगों का फीडबैक आएगा, लोगों का ही फीडबैक होता है जो सबऑर्डिनेट्स के थ्रू हम कंट्रोल कर लेते हैं सर, फीडबैक ले लेते हैं। तो ये नेगेटिव फीडबैक होगा या पॉजिटिव भी हो सकता है? सर दोनों हो सकते हैं सर। दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो स्कीम अच्छी चल रही होगी उसका पॉजिटिव होगा, और जो स्कीम में कुछ लूपहोल होंगे वो उसका नेगेटिव फीडबैक आएगा, राइट? सर ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि उसका जो इंटेंडेड पर्पस है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से, एक मल्टीमीटर देखा है आपने कंट्रोल सिस्टम में? यस सर। क्या होता है मल्टीमीटर? सर मल्टीमीटर 2-3 फिजिकल वेरिएबल्स को मेजर कर लेता है, जैसे वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर होता है सर, उसको मल्टीमीटर कह सकते हैं क्योंकि वो वोल्टेज और करंट दोनों को बता देता है सर। ठीक है। कंट्रोल सिस्टम जो है वो आईटी सिस्टम से भी रिलेटेड है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आईओटी है उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं? सर कहीं ना कहीं उसका कोरिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो आईओटी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं या जो भी डिवाइसेस रहते हैं वो आपस में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, और उनसे जो फीडबैक मिलता है वो एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाता है सर। ठीक है सर। सिरोही से आप? जी सर। सिरोही के बारे में बताइए हमें कुछ। जी सर। सर सिरोही इंडिपेंडेंस से पहले एक प्रिंसली स्टेट था सर, जिसकी स्थापना 1425 में राव सहसमेल ने करी थी। ये सिरवाना की पहाड़ियों की ढलान पर इसका स्थापना हुई थी सर। करंटली ये राजस्थान का थर्ड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सर। इससे छोटे और कौन से हैं? सर डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इससे छोटे हैं। जी सर। दौसा इससे बड़ा है सर। दौसा इससे बड़ा है। सिरोही में कौन कौन से नेशनल हाईवे निकलते हैं? सर NH27, हाँ, NH16 एंड NH18, 3 नेशनल हाईवे निकलते हैं सर। अच्छा, आबू पहाड़ी का महत्व क्या है राजस्थान में? आबू की पहाड़ियाँ सर, आबू की पहाड़ियाँ पहले तो सबसे पहले आबू का जो पठार है उस पर सिरोही शहर बसा हुआ है, और उड़िया का जो पठार है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उसमें माउंट आबू शहर बसा हुआ है सर। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटियां हैं सर, आबू के पहाड़ जो हैं, और एज अ टूरिस्ट प्लेस ये राजस्थान का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सर। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी अच्छी मिलती है। और अच्छा, गोकुल भाई भट्ट कौन थे सिरोही में? सर गोकुल भाई भट्ट का रिलेशन सिरोही के हातल गांव से है सर। ये इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, और ये सिरोही राज्य प्रजामंडल को इन्होंने ज्वाइन किया था 1939 में सर। तो इनका राजस्थान के विलय में, मतलब आबू का राजस्थान के विलय में इनका कोई होता है? सर जो 6ठे और 7वें चरण में सिरोही का विलय हुआ है राजस्थान में, उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सर। और खासकर आबू देलवाड़ा रीजन को सिरोही के अंदर मिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है सर। आपने इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। जी सर। तो ये ECE ब्रांच से कैसे अलग है? सर ECE होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो सर जो शुरू के हमारे 2 या 3 सेमेस्टर तक सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं ऑलमोस्ट, उसके बाद फील्ड का डाइवर्सिफिकेशन है सर। वो लोग कम्युनिकेशन को ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल को ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं सर। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में है आपका एक HMT करके अजमेर में, आपकी अजमेर से हुई? और जी सर। HMT कंपनी थी? जी सर। वो क्या बनाती थी? सर HMT वॉचेस बनाती थी सर। हाँ। फेमस इंडियन वॉचेस HMT बनाती थी सर। क्या नाम था उसका? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो वो फेलियर होने के कारण क्या थे उसके? सर उसका फेलियर होने का कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि HMT का जो प्रोडक्ट है वो चेंजिंग टाइम के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया सर।
और उसके कंपैरिजन में डिजिटल वॉचेस मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हुई, और जो एनालॉग वॉचेस हैं उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंट्रोड्यूस हुई दूसरी कंपनियों के द्वारा, जैसे टाइटन अच्छा, हो गई। कुछ PSU है क्या जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं? सर EIL करके है एक सर। EIL? यस सर। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं वो? सॉरी, इसका ये पता नहीं है सर मुझे क्या बनाता अच्छा, एक रील कंपनी है REIL। आई थिंक सर मैंने गलत बोला, वो ईल के लिए रील ही है सर जो कोटा में अवस्थित है। अच्छा, जयपुर में है रील कुछ ऐसा? सॉरी सर, आइडिया नहीं है मुझे। बेल? सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सर। ये क्या क्या बनाती है? सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली डील करती है। अभी रिसेंटली में बेल ने जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर किया है सर। अच्छा, आपने वहाँ पे क्या क्या बनाना सीखा? सर इस स्कूल के सॉरी कॉलेज के अंदर सर बनाने के लिए तो हम लोगों के फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स होते थे सर। तो हमने एक ऑटोमेटिक बॉक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर बॉक्स की साइज के अकॉर्डिंग बॉक्स को सॉर्टिंग की जाती थी सर। बॉक्स की सॉर्टिंग उनके साइज के हिसाब से की जाती थी। ठीक है। अच्छा, अभी आप GST में काम कर रहे हो? जी सर। ठीक है। अभी एक मोबाइल गेमिंग पे भी GST का कोई विवाद है क्या? जी सर। सर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं और हॉर्स ट्रेडिंग और कसिनोस, उस पर सर 28% GST लेवी किया गया है सर। इसका उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर अभी दोनों ही बातें सामने निकल के आ रही है कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उनकी तरफ से जो रीजन दिया जा रहा है कि इससे गेमिंग इंडस्ट्री काफी प्रभावित होगी। आप इसके पक्ष में हो 28% के, या पक्ष में नहीं हो? नहीं सर, मैं पक्ष में हूँ बिल्कुल सर। इससे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। जो तर्क दिया जा रहा है कि जो भी इसके अंदर लोग खेलते हैं सर, उनका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा 28% GST लगने के बाद, इसलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये बैटिंग को नहीं बढ़ाती, जुए को? सर बैटिंग बढ़ाती है सर, बिल्कुल बढ़ाती है सर। तो बंद नहीं कर देनी चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से रेगुलेशन ज़्यादा अच्छा है सर, बंद करने से अच्छा रेगुलेशन ज़्यादा कर दे। गवर्नमेंट तो टैक्स लगा के उसको रेगुलाइज कर रही है। हाँ, रेगुलेट कर रही है सर। लीगल भी उसको लीगलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। सर लीगलिटी ऑनलाइन गेमिंग को बैटिंग और गैम्बलिंग की तरह, जैसे पहले बैटिंग और गैम्बलिंग पे 28% GST था, वैसे ही ऑनलाइन फैंटेसी जो गेम्स चलते हैं उनके ऊपर 28% GST लगाया। बैडमिंटन खेलते हो आप? जी सर। कब खेलते हो? सर मैं सुबह मॉर्निंग में खेलता हूँ सर। किस किस टाइप के कोर्ट होते हैं? सर सिंथेटिक कोर्ट है और एक आप कौन से पे खेलते हैं? सर अभी हम लोग सिंथेटिक पे खेलते हैं सर। अच्छा, क्या डायमेंशन होता है? सर लेंथ जो बैडमिंटन की कोर्ट की 44 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो 20 फीट होती है। स्मैश क्या होता है? सर स्मैश एक पावर शॉट कह सकते हैं इसको सर, जो ओवरहेड रह के स्पीड के साथ सामने वाले की कोर्ट में शटल को पहुंचाना होता है सर। आपके पास रैकेट कौन सी कंपनी का है? सर मेरे पास HRX करके कंपनी है, उसका है। ये ऋतिक रोशन जिसके ब्रांड? जी सर, जी सर, जी क्या सर। फुल फॉर्म है इसकी HRX? सर HR स्टैंड फॉर ऋतिक रोशन। सर X का सर ध्यान नहीं है मुझे। आजकल AI का भी एक XAI नाम से कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। X बड़ा इंटरेस्टिंग सर आई थिंक ये जनरेशन X जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है सर। अभी कोई रिकॉर्ड बनाया क्या स्मैश मारने में किसी इंडियन खिलाड़ी ने? यस सर। सर ये चिराग शेट्टी करके हैं, उन्होंने सर स्मैश का रिकॉर्ड बनाया है सर। सबसे तेज स्पीड का स्मैश मारा है सर, लेकिन उसकी स्पीड सर चिराग शेट्टी या सॉरी सर उनके जो पार्टनर है सात्विक साई रैंकी रेड्डी, उन्होंने मारा है सर। सॉरी सर। क्या है स्पीड? सर स्पीड मुझे ध्यान नहीं है सर। इससे पहले किसके पास था वो रिकॉर्ड? सॉरी सर। सर प्लीज। अभी कहीं खेल रहे हैं क्या दोनों खिलाड़ी? सर अभी मैं एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में अपने फ्रेंड्स के साथ ही खेलता हूँ सर, इंडोर कोर्ट में। प्रश्न नहीं था, अब ये दोनों खिलाड़ी अभी कहीं खेल रहे हैं क्या? चिराग शेट्टी? सॉरी सर। साइना और चिराग शेट्टी सर अभी ये टूर्नामेंट चल रहा होगा, खेल रहे हैं। सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है सर। कोई बात नहीं। बैडमिंटन की जो शटल कॉक होती है किस चिड़िया के फेदर से बनती है? सॉरी सर इसका भी एज ए प्लेयर आप मतलब एक तो प्लास्टिक की शटल कॉक होती है, ये फेदर वाली होती है, आप किसे बेहतर मानते हो क्यों? सर फेदर वाली मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ सर, क्योंकि जो एक्चुअल स्मैश की स्पीड है
वो फेदर वाली ही ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि जो प्लास्टिक की शटल रहती है उसमें स्मैश की स्पीड तेज रहती है सर। साइंस की टर्म में बता पाएंगे क्या? फिजिक्स में यदि कुछ इसका कोई सिद्धांत काम करता हो, उसके आधार पे समझा सकते हो? स्मैश की स्पीड सर? नहीं, दोनों शटलकॉक में कौन सी ज़्यादा बेटर है, उसमें क्या असर होता है? सर मैं गैस करना चाहूँगा इस बार। कोई बात नहीं, छोड़िए गैस। आप नासिक रहते हैं? जी सर। नासिक क्यों प्रसिद्ध है? सर नासिक प्रसिद्ध है अपने अंगूर की खेती के लिए, ठीक है। और त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का ज्योतिर्लिंग स्थित है सर वहाँ। क्या क्या खास बात है इस मंदिर की? सर इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक ही ज्योतिर्लिंग के माध्यम से दर्शाया गया है सर। केदारनाथ मंदिर से कोई कनेक्शन है क्या इसका, या कोई संबंध जोड़ा जा सकता है क्या? सॉरी सर, उससे मेरे को आइडिया नहीं है। आज केदारनाथ मंदिर चर्चाओं में है, कोई खास वजह से? सर एज ऑफ टुडे हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, नासिक से कोई कनेक्शन इनका है क्या? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। आबू रहते हैं आप? जी सर। आबू में पर्यटन के लिए आप बता रहे थे, आबू एक बड़ा महत्व रखता है राजस्थान में। आबू में पर्यटकों के लिए ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको लगता है कि वो फेवरेबल होती है पर्यटक के लिए? सर एक तो आबू रोड, जो माउंट आबू का क्लाइमेट इटसेल्फ, जो कोल्ड क्लाइमेट है सर, वो काफ़ी सूदिंग रहता है सर राजस्थान की हीट को अगर देखते हैं तो। ठीक है। और दूसरा सर जो कनेक्टिविटी है आबू रोड की, ये दिल्ली मुंबई रूट पे सर एज अ नोडल पॉइंट स्थापित है। ठीक है। और दूसरा रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है सर, यहाँ से 3 नेशनल हाईवे निकलते हैं। दूसरा यहाँ ब्रह्मा कुमारी स्थित है सर, तो ब्रह्मा कुमारी जो भी उनके डिवोटीज यहाँ आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सर एक ये अच्छा टूरिस्ट मैं स्पॉट। सामान्य तौर पे जब सोचता हूँ आबू के बारे में, तो मुझे लगता है आबू की जब सबसे बड़ी बात तो है कि हम माउंट आबू घूमने जाते हैं। जी। स्टेशन या जिस हाईवे की बात, जिस रेल मार्ग की बात करें, वो आबू रोड आबू सिटी में है। जी सर। एक तो ये दिक्कत आती है पर्यटक को। जी। दूसरा, आबू में शनिवार रविवार के टाइम पे या वीकेंड के टाइम पे होटल नहीं मिलते, ये भी बड़ी दिक्कत रहती है। ओके सर। आप क्या मानते हैं कि ये समस्याएं वाजिब समस्याएं हैं या इनका कोई समाधान किया जा सकता है? सर जैसा कि आपने पहली जो प्रॉब्लम बताई थी कि आबू रोड हमको डीबोर्ड करना पड़ता है, तो सर वो तो एक्चुअली उसका कोई सोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि माउंट आबू एक ऊंचाई पर स्थित है सर, तो वहाँ तक ट्रेन को पहुँचाना तो वायबल नहीं है सर। और दूसरा जो होटल्स की कमी है सर, उसके लिए एक रीज़न ये है कि माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन में आता है, तो वहाँ पर ऊपर माउंट आबू में होटल कंस्ट्रक्ट करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ये क्या होते हैं इको सेंसिटिव जोन, और कौन निर्धारित करता है इनको? सर इको सेंसिटिव जोन स्टेट ही डिसाइड करता है, और इको सेंसिटिव जोन वो जोन है सर जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंसिडर, अगर बायोडाइवर्सिटी जिस एरिया में स्थित है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ रेगुलेशंस रहते हैं जिससे उस बायोडाइवर्सिटी को और इकोलॉजी को नुकसान ना हो सर। पर्यटन के अलावा और क्या क्या खासियत है आबू की? सर आबू के अंदर पर्यटन के अलावा कुछ एक ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत बड़ा सेंटर है सर, और आबू के आसपास सर अगर देखा जाए सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी जैन मंदिर बहुत स्थित है सर। आप ब्रह्मा कुमारी की बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भारत के जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो ब्रह्मा कुमारी की विजिट जरूर करते हैं। जी सर। क्या कोई विशेष कारण है इसका? सर ब्रह्मा कुमारी इसका विशेष कारण तो सर मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी इसकी प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में सर, और जिस प्रकार उन्होंने जो सोशल वर्क और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई है अलग अलग क्षेत्र में, तो सर एक रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है सर, तो इस कारण से सर वहाँ पर। आप CGST में काम करते हैं? जी सर। आज एक बड़ी खबर है GST न्यायाधिकरण से संबंधित। जी सर। आपको जानकारी है इसकी? जी सर। ये क्या है, होता है न्यायाधिकरण, और क्या कार्य है इसके? सर ये GST एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, जैसा कि पहले सेंट्रल एक्साइज में सेस्टेट, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल होता था, ऐसे GST के एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात हुई है। अभी सर हाईकोर्ट ने, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को बोला है कि अभी तक आपने GST का एपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश नहीं किया है, जिससे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है सर वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कमिश्नर अपील्स के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील है वो एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है सर। तो क्या एक स्टेट हाई कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सकता है? यस सर। ठीक है। अभी हम कल एक और खबर भी पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार से और मणिपुर की सरकार से पूछा है स्वतः संज्ञान लेकर कि वो मणिपुर के ऊपर अपना एक्शन लें या कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो हम कदम उठाएंगे। जी सर। ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सर ये आर्टिकल 32 के अंदर सर जो रिट्स रहती है वी मैंडेमस करके होता है सर। थैंक यू। डीजीजीसी क्या होता है? डीजीजीसी, डीजीजीसी, डीजीजीआई, हाँ ये सर डीजीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस सर। ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइज सीबीआईसी है सर। सीबीआईसी है। तो एक आपके डीआरआई भी होती है, जी सर। वो इससे सेपरेट है क्या? यस सर। डीजीजीआई से? यस सर। कैसे? सर वो होते डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सर। दोनों एंटी इविजन इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जो डीआरआई का काम है सर वो जनरली कस्टम्स से अगर कोई इंपोर्ट जो इंडिया में अलाउ नहीं है अगर वो आ रहा है तो उसकी इंटेलिजेंस डीआरआई के पास रहती है। दूसरा अगर कोई नारकोटिक्स से रिलेटेड अगर वायलेशन हुआ है नारकोटिक्स को लेके तो उसमें डीआरआई काम करती है। डीजीजीआई जनरली जीएसटी के टैक्स इवेजन को कैटर करती है सर। अच्छा, तो इनमें कुछ आपको लगता है कि एक तरह से ओवररीच कर रहे हैं एक दूसरे की पावर्स को, ये इशू देखा जाता है? कभी इसके अथॉरिटी में कोई केस होता है तो उधर से वो टीम आ जाती है, ऐसा कुछ? सर अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो ओवरलैपिंग तो मैंने देखी नहीं है सर। माइट भी कुछ केसेस में हुई होगी सर जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। डबल जेओपार्डी वाले भी कई केसेस देखे हैं कि आपने एक ही व्यक्ति को बार बार, मतलब जैसे किसी ने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया हो इन केस ऑफ जीएसटी फेक इनवॉइस और इस तरह के मैटर में, तो एक केस हुआ एंड देन फिर उसको दूसरे केस में कभी फेरा में या इस फेमा में या पीएमएलए में अलग अलग केसेस में उसको सजा हुई हो एक से ज़्यादा। सर मतलब अगर ऑफेंस एक ही है तो उस पर तो डबल जियोपार्डी नहीं लग सकती। अगर ऑफेंसेस अलग अलग हैं तो हो सकता है कि सर जैसे लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग को केटर जैसे ईडी करती है और टैक्स इवेजन को डीजीजीआई या जो हम लोगों की प्रिवेंटिव विंग होती है वो करती है सर। अगर ऑफेंसेस अलग अलग है तो अलग अलग एजेंसी अपने अपने लॉ लगा सकती है सर उन पे। एक तो होता है टैक्स इवेजन, जी सर, और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। यस सर। दोनों में क्या अंतर है? सर टैक्स इवेजन तो होता है कि जानबूझकर टैक्स की चोरी करना। अवॉइडेंस होता है कि सर जो रूल्स, इसको टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हैं एक प्रकार से, कि जो रूल्स अवेलेबल है लॉ के अंदर उनको यूज करके मिनिमम ऑफ द मिनिमम टैक्स पे लेके आना जिससे हम टैक्स बचा सकें सर। तो बेसिकली लूप होल्स जो सिस्टम में रहते हैं उसका यूज करके टैक्स को अवॉइड करना सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि मनी लॉन्ड्रिंग को मनी लॉन्ड्रिंग क्यों कहते हैं? सर मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हम देखें तो इसमें इसका वर्ड लॉन्ड्रिंग से निकला है कि काले को सफेद कर देना। तो इसमें सर मनी को इस प्रकार से रोटेट किया जाता है कि जो उसका सोर्स है जनरली वो हमको पता नहीं लग पाता है। ठीक है, आप वाकई में आरएएस में आना चाहते हैं जीएसटी से अच्छे डिपार्टमेंट को छोड़कर? सर डिपार्टमेंट जीएसटी काफ़ी अच्छा है लेकिन एक्चुअली मैं आरएस में जरूर आना चाहता हूँ। एक कारण बता दो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। सर एक स्ट्रॉन्ग कारण है पब्लिक प्रेस्टीज एंड एक जो वैरायटी ऑफ चैलेंजेस और डोमेन मिलेगा सर उसमें। जीएसटी में थोड़ा लिमिटेड स्फीयर है सर टैक्सेशन से रिलेटेड। यहाँ पर सर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चैलेंजेस को मीट करना और उनकी अपॉर्चुनिटीज जो सामने आएंगी उसको देखना सर। ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू खत्म। थैंक यू सर।